ऐसा मान लिया जाए कि एक पार्टिकल पॉइंट ए से चल करके पॉइंट बी तक जाता है। ठीक है, तो जब पार्टिकल ट्रेवल कर रहा होगा तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही होगी, क्योंकि पाथ कर्व पाथ है। ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ होगा तो टेंजेंट की तरफ यानी इधर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, जब पार्टिकल यहाँ होगा तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट की ओर इधर होगी, जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर होगी। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई कहे कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ, है ना, तो जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से हम लोग फाइनल को मिलाते हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसा कि यहाँ कहा गया कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की तरफ होता है, यानी एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। तो इंस्टेंटेनियस जो है वो टेंजेंट के लॉन्ग है और जो एवरेज है वो देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की तरफ है। तो दोनों का डायरेक्शन जो है वो इक्वल नहीं है यहाँ पर। उसी तरह से एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर पॉइंट ए से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इस पॉइंट को मिला देंगे, है ना। अगर इस पॉइंट को मिला करके देखा जाए तो कुल डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, है ना। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसी के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो हो सकता है यहाँ पर देखने से लग रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंट के पैरेलल है, तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर सेम डायरेक्शन में हो गए, है ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो। अगर टोटल जर्नी की बात करें हम लोग, तो ये जो फाइनल पॉइंट है जर्नी का, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो है वो ज़ीरो हो सकता है ना, लेकिन एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो हम लोग इसको मिलाएंगे, है ना। पॉइंट ए से बी तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ये, अब इसके डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर होगा तो वो पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होगा ऐसे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो है एक रिलेशन होता है ना। वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी ज़्यादा भी हो सकता है और कभी कम भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कह सकते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ जर्नी के बीच का। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल टेढ़ा मेढ़ा पाथ पर चलता है तो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा अगर कट पाथ पर चल रहा होगा तो। लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ पर चल रहा होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग एक्चुअल लेंथ निकालते हैं। एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा जो लेंथ है पाथ का उसको मेजर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये देख करके फिगर देख कर बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल हो सकता है अगर स्ट्रेट पाथ पर चल रहा हो, पार्टिकल कभी मुड़ा नहीं हो। उसके अलावा किसी भी केस में कर्व पाथ होगा तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होना है। तो उसी तरह से ये भी कह सकते हैं कि
जो एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड is greater than or equal to magnitude of average velocity, है ना। क्योंकि एवरेज स्पीड जो है वो डिपेंडेंट होता है डिस्टेंस ट्रेवल पर, और एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो डिपेंडेंट होता है डिस्प्लेसमेंट पर, है ना। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है और एवरेज स्पीड डिस्टेंस पर। चूंकि डिस्टेंस बड़ा होता है हमेशा किसी भी इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट के रिलेटिव, तो इसलिए एवरेज स्पीड हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज वेलोसिटी के। ठीक, तो ये रिलेशन आ गया। इसके बाद एक और क्वांटिटी आता है, या यूँ कहें कि जो वेलोसिटी है इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई करते हैं। वो इस तरह से जैसा कि हमने स्पीड को क्लासिफाई किया था कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वैसे ही वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो फॉर्म में हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो जो पहला यूनिफॉर्म होता है उसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ velocity remain constant during journey, it is called uniform speed, है ना। चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, तो जब दोनों कांस्टेंट रहेंगे तभी कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म है, अदरवाइज इसको नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ व्हेन आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और both changes with time, then it is called non-uniform velocity, है ना। तो ये हो गया कि जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या दोनों चेंज होंगे तब इसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी चेंज हो गया तो भी नॉन यूनिफॉर्म, दोनों चेंज हो गया तो भी नॉन यूनिफॉर्म। अगर दोनों ही कांस्टेंट हो तब जाकर के उसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। ठीक, अब एक और क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। एक्सेलरेशन है, इसको कहा जाता है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो जो एक्सेलरेशन है इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन के दो टाइप होते हैं,
एक होता है बिल्कुल उसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन, जैसा कि हमने स्पीड और वेलोसिटी के केस में देखा था। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और दूसरा होता है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे dv/dt। ठीक है, इस तरह से इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। जब भी इंस्टेंटेनियस निकालना होता है तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, लेकिन जब एवरेज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े से इंटरवल में निकालते हैं, है ना। तो ये कहा जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का जो डिफिनीशन होगा, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन का जो डिफिनीशन होगा वो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, है ना। तो वैसे तो यहाँ भी वही है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस होता है, बहुत स्मॉल चेंज लेते हैं, और यहाँ पर जब एवरेज निकालते हैं तो लार्ज चेंज लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन का डिफिनीशन, या कहेंगे कि एक्सप्रेशन। ठीक, तो हमें इसमें एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए। तो क्या करेंगे कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज along the change in velocity। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो आप जो एक्सप्रेशन है इसमें देखेंगे कि जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है उधर ही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आएगा। यही चीज हम लोग कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा उस इंटरवल में। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ, ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन is also instantaneous acceleration is along the direction of change in velocity। ठीक है, तो ये हमें याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसा कि कई सारे स्टूडेंट से आप पूछेंगे तो वो ये बोलते हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वेलोसिटी की तरफ या वेलोसिटी के अपोजिट हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन ना वेलोसिटी के पैरेलल होता है ना एंटी पैरेलल होता है, किसी और डायरेक्शन में भी हो सकता है। जैसा कि आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, है ना। तो सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। ठीक है,
यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, जिसको कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। हर इंस्टेंट पर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन है ना वेलोसिटी के पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ना वेलोसिटी के पैरेलल बताएंगे ना एंटी पैरेलल बताएंगे, किधर होगा, हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ acceleration is always along the direction of change in velocity। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। ये जो एग्जाम्पल है उसमें ये कहा गया कि एक ट्रक या एक कार, है ना, ए ट्रक इज मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड and it takes U-turn within the interval of 2 seconds having same speed, find the average acceleration of truck during the U-turn, है ना। तो आप देखेंगे कि ऐसा कहा गया है कि जो पार्टिकल है वो पहले 20 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है, फिर वो 2 सेकेंड के इंटरवल में यू टर्न लेता है। स्पीड जो है वो अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है ना, एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय डेल्टा टी। तो इसके लिए हमें एक साइन कन्वेंशन सेलेक्ट करना होगा, है ना। तो साइन कन्वेंशन में मान लेते हैं कि जो राइटवर्ड डायरेक्शन है इसको मान लेते हैं कि पॉजिटिव है और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को मान लेते हैं कि निगेटिव है। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा, है ना, फाइनल वेलोसिटी इनिशियली जा रहा था इधर, यह है v इनिशियल और यह है v फाइनल। तो v फाइनल जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे -20 फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो +20 है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था ट्रक, डिवाइडेड बाय जो टाइम इंटरवल है 2 सेकंड का है, तो ये आया -40 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एवरेज एक्सेलरेशन जो हुआ ये हो गया -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो निगेटिव का मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो किधर है, निगेटिव डायरेक्शन में। ट्रक जा रहा था पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन था पीछे की तरफ, है ना।
और ये निगेटिव किस लिए आया? निगेटिव आप देखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये आया है निगेटिव में -40, और इसी का जो साइन निगेटिव है वो यहाँ पर निगेटिव रह गया। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन हो जाता है। उसी तरह से एक और एग्जांपल करें। ए ट्रक मूविंग विथ velocity 10 meter per second takes right turn in the interval of 2 seconds having same speed, then find acceleration of truck during the turn। ट्रक जब टर्न कर रहा था उस टाइम इंटरवल में उसका जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो हमें बताना है। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो ट्रक है वो पहले जा रहा था इधर, तो उसका इनिशियल स्पीड दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये है 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये टर्न कर गया किधर? राइटवर्ड डायरेक्शन में, है ना, यानी कि इधर की तरफ टर्न कर गया। तो इसका जो फाइनल स्पीड होगा, अगर इनिशियल को हम लोग ले लेते हैं कि 10 आई कैप, अब देखेंगे कि जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है, इसलिए हमें सिर्फ डायरेक्शन को प्लस माइनस लेने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को एक्स और वाई डायरेक्शन में इसको ब्रेक करके बताना पड़ेगा, यानी आई कैप जे कैप के फॉर्म में इनको लिखना पड़ेगा। तो पहले जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 आई कैप लिख सकते हैं, और जो फाइनल है वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो इसको लिखेंगे 10 माइनस जे कैप मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। 10 स्पीड जो है वो इसलिए रह गया क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इट टर्न्स इन द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड हैविंग सेम स्पीड, यानी पहले अगर 10 स्पीड था तो अभी भी 10 ही रहेगा, इसीलिए हमने दूसरी बार में भी स्पीड 10 ले रखा है। ठीक, तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है, एवरेज एक्सेलरेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो ये आता है v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो फाइनल वाले को लिखेंगे 10 माइनस जे कैप, और इनिशियल वाले को लिखेंगे 10 आई कैप डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल हो गया 2 इज इक्वल टू माइनस 10 आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई 2, यानी कि -5 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, अब इसमें जो एवरेज एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, आप देखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि डेल्टा टी का डायरेक्शन हमेशा प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, और कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है टाइम एक स्केलर क्वांटिटी माना जाता है, तो जो भी डायरेक्शन है चेंज इन वेलोसिटी का, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर डायरेक्शन हम देखते हैं तो डायरेक्शन किधर आएगा, देखेंगे कि यहाँ लिखा है -5 आई कैप, माइनस आई कैप का मतलब इधर, और फिर माइनस जे कैप भी आएगा, यानी कि इधर। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इधर आया है, डेल्टा v का डायरेक्शन इधर है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही है।
ठीक है, जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी इधर कभी नहीं थी। पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, फिर निगेटिव वाई डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में कभी भी नहीं थी। तो ये भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन ना वेलोसिटी की तरफ है ना, वेलोसिटी के पैरेलल भी नहीं है, एंटी पैरेलल भी नहीं है, ये चेंज इन वेलोसिटी की तरफ आया है। चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है, ऊपर वाला जो क्वांटिटी है आप देखेंगे इसका डायरेक्शन हमेशा इधर की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस आई कैप इसमें भी है, माइनस जे कैप है ना, माइनस आई कैप यानी कि इधर, माइनस जे कैप यानी कि इधर, तो नेट चेंज हो गया वो इधर की तरफ आ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होता है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ स्पीड ऑफ ए पार्टिकल changes with time as v is equal to 40 cube plus 2t स्क्वायर, बस ये जो है टाइम के साथ में इस तरह से स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक है, देन फाइंड acceleration of particle at t is equal to 2 seconds and average acceleration in interval t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी 2 सेकेंड पर पूछा गया। तो जो क्वेश्चन का पहला पार्ट करना होगा तो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, dv बाई dt कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी दिया गया, जो स्पीड दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 12t स्क्वायर प्लस 4t। ठीक, अब इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो 2 सेकेंड पर पूछा गया है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा 12 इंटू, इसमें t के जगह पर 2 रखेंगे, प्लस 4 इंटू टी के जगह पर 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 8। ठीक है, यानी कुल मिला के आएगा 56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसी तरह से क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इसमें एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो किसी भी कंटिन्यूसली चेंजिंग क्वांटिटी का जो एवरेज निकालते हैं वो हमेशा इंटीग्रेशन से निकाला जाता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है उसका इंटीग्रेशन से एवरेज निकालेंगे और टाइम इंटरवल रखेंगे 0 से 2 सेकेंड का। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है ये होगा, और इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v वाला, है ना। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया है 12t स्क्वायर, 12t स्क्वायर प्लस 4t dt, इसका इंटीग्रेशन और नीचे dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 0 से 2, 0 से 2। ठीक, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो करके आप चेक कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली वही आएगा जो यहाँ पर
वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना। तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें कि 4t³ + 2t², ये इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा 4t³ + 2t², और इसमें हम लोग लिमिट रखेंगे 0 से 2 सेकेंड, और नीचे dt का इंटीग्रेशन आएगा टाइम इंटरवल, इसमें लिमिट रख देंगे तो 2 से 0 हो जाएगा। ठीक, अब लिमिट अगर रखा जाए इसमें तो आएगा 4 × 2³ + 2 × 2², और जब 0 रखेंगे लोअर लिमिट, तो चूंकि t है यहाँ पर, यहाँ भी, तो 0 हो जाएगा आगे, तो नीचे बच जाएगा 2। यानी जो एवरेज एक्सेलरेशन हुआ, ऊपर वाला टर्म आ जाएगा कितना, 32 + 8 / 2, यानी कि 20 मीटर/सेकेंड²। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है।